नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भोला प्रसाद यादव। स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर्स की। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफी कुछ सीख लिया है। अब इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखते हैं और सीखते हैं आज की वीडियो में कुछ नया। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर जो लेटेस्ट वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और अभी तक अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसका आप एक्सेस कर लीजिए। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, वीडियो को शुरू करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम भी लिखना है। तो यहाँ पर हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया है, कॉम्प्लेक्सिटी इज द मेथड बाय विच वी एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम which represent the space and time required by an algorithm for their proper execution। ठीक है, तो इसको एक बार सही से समझते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? कॉम्प्लेक्सिटी एक मेथड होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी इज द मेथड बाय विच वी एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी एक मेथड होता है जिसके द्वारा हम किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज करते कैसे हैं? विच रिप्रेजेंट द स्पेस एंड टाइम। ठीक है, विच रिप्रेजेंट द स्पेस एंड टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम फॉर देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन। यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो आपके एल्गोरिथम के द्वारा लिया गया टोटल टाइम और टोटल स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, और यही आपका होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम आपको समझ में आया होगा कि किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए जितना भी टाइम या जितने भी स्पेस की जरूरत होती है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। इसको आप अगर रियल लाइफ में समझना चाहें तो ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप घर बनवाना चाहते हैं तो घर बनवाने के लिए कौन कौन से चीजों की जरूरत होती है। जैसे आपको सीमेंट भी चाहिए, मोरंग भी चाहिए, गिट्टी भी चाहिए और आपको सरिया भी चाहिए, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हुई। ठीक है, तो कोई भी काम करने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती है कॉम्प्लेक्सिटी। अब क्योंकि यहाँ पर एल्गोरिथम की बात हो रही तो कोई भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए केवल दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक तो स्पेस, दूसरा उसका टाइम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? एक मेथड होता है जो आपके एल्गोरिथम के द्वारा रिक्वायर किया गया टाइम और स्पेस को बताता है। ठीक है, अगला पॉइंट मैंने मेंशन किया है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज अ मेजर which evaluates the order of the count of the operation performed by a given algorithm as a function of the size of input data। ठीक है, अब देखिए एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को ये बताता कैसे है? ये एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को बताने के लिए टोटल स्पेस और टोटल टाइम को पहले कैलकुलेट कर लेता है, और टोटल स्पेस टोटल टाइम को कैलकुलेट करने के बाद ये टाइम या स्पेस के टर्म में नहीं बताता है, ये आपके एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को ऑर्डर के टर्म में बताता है। ठीक है, ऑर्डर के टर्म में बताता है। ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में ऑर्डर ऑफ 1 मतलब 1 साइकिल सीपीयू को चलना पड़ा। ठीक है, सीपीयू की साइकिलिंग के हिसाब से यहाँ टाइम बताई जाती है। तो जो सीपीयू का साइकिल हुआ वो 1 टाइम एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो 1 टाइम सीपीयू का साइकिल चला, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 1 इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आई। यहाँ पर जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो किसी भी एल्गोरिथम के टोटल टाइम और टोटल स्पेस को पहले पता कर लेती है। उसके बाद में वो आपको बताती है कि कितने ऑर्डर ऑफ टाइम मतलब कितने ऑर्डर ऑफ टाइम आपका सीपीयू इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में लेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से ये आपको बताता है कि एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। इसीलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज अ मेजर व्हिच इवैल्यूएट्स द ऑर्डर ऑफ काउंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ काउंट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ गिवन एल्गोरिथम एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। ठीक है, और वो जो आपका साइक्लिंग होगा या ऑर्डर होगा वो आपके इनपुट साइज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जैसे ही आप अपना इनपुट का साइज चेंज करेंगे, क्योंकि आपने मान लीजिए कि कोई एरे दिया उसमें 10 एलिमेंट है, उसको सॉर्ट करने के लिए आपने एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट किया, तो क्योंकि उसका साइज कम है और तो उसमें टाइम भी कम लगने वाला है, तो वहां पर उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर होगा वो भी कम आएगा। अब मान लीजिए उसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को आपने 100 एलिमेंट दे दिए या 1000 एलिमेंट दे दिए, अब वहां पर उसका स्पेस बढ़ गया तो सॉर्टिंग में टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो वहां पर जब स्पेस और टाइम को कैलकुलेट करके ऑर्डर बताएगा तो वहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम क्या होती है और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे वर्क करती है। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक नोट मेंशन किया हुआ है, इसको मैं आपको जरा समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया है, कॉम्प्लेक्सिटी इज द रफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ द नंबर ऑफ द स्टेप
नेसेसरी टू एग्जीक्यूट ऑफ एन एल्गोरिथम। यहाँ पर क्या होता है, जब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की जाएगी तो कॉम्प्लेक्सिटी में एग्जैक्ट नंबर ऑफ काउंट नहीं बताएगा, मतलब एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं बताएगा कि कितना होगा, वो एक आपको रफली आइडिया देने वाला है। मान लीजिए यहाँ पर किसी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी आई ऑर्डर ऑफ 20, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 20 एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी आई, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 20 भी हो सकती है, 22 भी हो सकती है, 24 हो सकती है, या फिर इससे थोड़ा कम भी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ 18 हो सकता है, ऑर्डर ऑफ 19 हो सकता है, मतलब इसके बीच में रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट मैंने मेंशन किया है, कॉम्प्लेक्सिटी इज अ रफ अप्रोक्सीमेशन ऑफ द नंबर ऑफ द स्टेप नेसेसरी टू एग्जीक्यूट एन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर नहीं बताती है, ठीक है, ये आपको एक रफली आइडिया देती है ताकि आपको ये पता चल जाए कि लगभग इतने ऑर्डर का टाइम लगने वाला है इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने में। सेकेंड पॉइंट मैंने मेंशन किया है, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द एसिम्प्टोटिक नोटेशन। ठीक है, एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द एसिम्प्टोटिक नोटेशन। यहाँ पर जो आपकी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, ये बहुत ही अच्छे से एसिम्प्टोटिक नोटेशन के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, जब आप एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को एसिम्प्टोटिक नोटेशन के द्वारा बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट मेंशन किए हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पर बात आती है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो वहां पर मैंने आपको बताया कि टोटल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टोटल स्पेस एंड टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम। इसको आप ऐसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आती है तो मैंने वहां पर बताया कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टोटल स्पेस और टोटल टाइम। तो अगर यहाँ पर केवल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम। ठीक है, तो कोई भी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने में या किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लेता है वो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इस तरीके से आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ में आ गई, क्योंकि भैया जब टोटल टाइम रिक्वायर्ड होता है तो उसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। तो जो टोटल स्पेस रिक्वायर्ड होगा किसी भी एल्गोरिथम के लिए वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो टाइम होगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और जो टोटल स्पेस कोई भी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होने मिलेगा उसे हम लोग कहेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है आपका एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब है कोई भी पर्टिकुलर एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब ये होता है, देखिए मैंने लिखा है, एफिशिएंसी का मतलब होता है मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास 3 आदमी है, ठीक है, 3 आदमी है, कोई भी मान लीजिए ये पहला बंदा है, ये दूसरा बंदा है, ये तीसरा बंदा है। ठीक है, कोई भी 3 आदमी है, आप तीनों आदमी को आप सेम काम दीजिए। ठीक है, तीनों आदमी को आप सेम काम दीजिए। मान लीजिए हमने इसको दे दिया कि आप चलिए 10 पेजेस मुझे लिखकर दिखाइए। ठीक है, आप 10 पेजेस मुझको लिखकर दिखाइए, और यही काम मैंने तीनों को दिया। ठीक है, यही काम मैंने तीनों को दिया। अब देखिए, ये जो आदमी था इसने आपको 10 पेजेस लिख के दिए 1 घंटे में। ठीक है, इसने आपको 10 पेजेस लिख के दिए मान लीजिए कि 1.5 घंटे में, और इसने आपको 10 पेजेस लिख के दिए 45 मिनट में। ठीक है, देखिए काम तीनों का सेम था। ठीक है, काम तीनों का सेम था, बस टाइमिंग अलग अलग हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए कौन सा आदमी सबसे ज्यादा एफिशिएंट हुआ, किसने काम सबसे जल्दी किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थर्ड जो आपका पर्सन था उसने काम सबसे जल्दी किया। तो हम यहाँ पर कहेंगे इन तीनों में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, ये है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया सिर्फ एक ही था कि आपको कम से कम टाइम में 10 पेजेस लिख के दिखाने थे। ठीक है, अब अगर क्राइटेरिया यहाँ पर चेंज हो जाएगा तो इफिशिएंसी उस हिसाब से देखी जाएगी। जैसे यहाँ पर कहा जाता कि आपको 10 पेजेस लिखने हैं, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि कौन सबसे जल्दी लिखेगा और कौन सबसे अच्छी राइटिंग में लिखेगा। ठीक है, कौन सबसे जल्दी लिखेगा और कौन सबसे अच्छी राइटिंग में लिखेगा। तो अब मान लीजिए कि ये वाला आदमी सबसे लेट में लिख के देता है, लेकिन इसकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है, तो देखिए इसको सबसे ज्यादा एफिशिएंट कहा जाएगा, क्योंकि दूसरा क्राइटेरिया ये बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करता है। तो जब भी आपका क्राइटेरिया चेंज होगा तो वहां पर एफिशिएंसी जो अलग अलग तरीके से देखी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही एल्गोरिथम के एफिशिएंसी की। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही एल्गोरिथम के एफिशिएंसी की। तो देखिए वहां पर रिक्वायरमेंट क्या था, वहां पर रिक्वायरमेंट ये था कि कम से कम आप टाइम लीजिए, अच्छी से अच्छी आप राइटिंग दीजिए। ठीक है, कम से कम टाइम में अच्छी से अच्छी राइटिंग दीजिए, ये आपका क्राइटेरिया था। लेकिन आपको पता है किसी भी एल्गोरिथम के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, स्पेस और टाइम।
कोई भी एल्गोरिथम आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए केवल दो ही रिक्वायरमेंट होती है, एक स्पेस दूसरा टाइम। तो जो भी एल्गोरिथम आपका सबसे कम टाइम और सबसे कम स्पेस लेगा किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में, तो हम कहेंगे वो जो आपका एल्गोरिथम है वो सबसे एफिशिएंट होगा। अब यहाँ पर बेस्ट केस एफिशिएंसी, वर्स्ट केस एफिशिएंसी या एवरेज केस एफिशिएंसी की बात हो रही, तो ये आप समझिए इसको। जैसे एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम आपको दिया गया है, ठीक है, आप लीनियर सर्च का ही प्रोग्राम ले लीजिए। मान लीजिए आपको एक एरे दिया गया है और इसमें आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है। मान लीजिए यहाँ पर कोई पर्टिकुलर नंबर आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर नंबर आप सर्च कर रहे हैं और जिस नंबर को आप सर्च कर रहे हैं वो आपका फर्स्ट इंडेक्स पर मिल जाता है, ठीक है, आपका फर्स्ट इंडेक्स पर मिल जाता है। तो देखिए इस समय आपका एल्गोरिथम सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा, क्योंकि इस समय ये सबसे कम मेमोरी स्पेस लेगा और सबसे कम टाइम लेगा इस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने में, ठीक है। तो इस समय जो एल्गोरिथम की एफिशिएंसी होगी वो सबसे हाई होगी और इस समय हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को कहेंगे बेस्ट केस एफिशिएंसी, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए वर्स्ट केस का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप सर्च कर रहे थे वो आपका लास्ट इंडेक्स पर मिला, ठीक है, वो आपका लास्ट इंडेक्स पर मिला। तो देखिए इस पर्टिकुलर टाइम पर आपका जो एल्गोरिथम होगा वो सबसे ज्यादा स्पेस और सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला है। तो इस केस में आपके एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी होगी वो वर्स्ट केस होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है और सबसे ज्यादा स्पेस ले रहा है, मतलब यहाँ पर जो एल्गोरिथम की रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज्यादा हुई, ठीक है। तो यहाँ पर एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी होगी वो वर्स्ट केस होगी, ठीक है। और वर्स्ट केस का मतलब ये होता है कि अब इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती, और बेस्ट केस का मतलब भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि अब इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए आपको कम से कम ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए आपका एलिमेंट पहले ही इंडेक्स पर मिल गया, ठीक है। तो क्योंकि आपको एलिमेंट को सर्च तो करना ही है ना, अब आपका एलिमेंट अगर पहले ही इंडेक्स पर मिल गया तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम लगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम लगा। अब इससे कम टाइम में आप किसी एलिमेंट को नहीं सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको समझिए कि अगर आपका एलिमेंट लास्ट इंडेक्स पर मिलता है तो क्योंकि एरे ही खत्म हो गया है, अब इससे ज्यादा टाइम या इससे ज्यादा स्पेस किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने में नहीं लग सकता है। तो ये आपकी हुई वर्स्ट केस एफिशिएंसी। अब एवरेज केस एफिशिएंसी तो आपको समझ में ही आ गई होगी, जो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट होने में जो बेस्ट केस से थोड़ा ज्यादा टाइम ले, ठीक है, बेस्ट केस से थोड़ा ज्यादा टाइम और स्पेस ले और वर्स्ट केस से थोड़ा कम टाइम और स्पेस ले, तब उसको हम कहते हैं एवरेज केस एफिशिएंसी, ठीक है, उसको हम कहेंगे एवरेज केस एफिशिएंसी। वो वर्स्ट केस से थोड़ा कम टाइम लेगा और बेस्ट केस से थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा। मतलब आपका जो एलिमेंट है वो ना तो पहले इंडेक्स पर मिलेगा और ना तो लास्ट इंडेक्स पर मिलने वाला है, ये मिडिल के किसी भी इंडेक्स पर मिलने वाला है। तो इसको हम लोग कहेंगे एवरेज केस एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी कि यहाँ पर बेस्ट केस एफिशिएंसी क्या होती है, वर्स्ट केस एफिशिएंसी क्या होती है या फिर एवरेज केस एफिशिएंसी क्या होती है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।